हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के विषय में। बहुत सारे तत्वों ने भारतीय विदेश नीति को किसी भी देश की विदेश नीति के समान प्रभावित किया था। हमने देखा था कि कैसे भूगोल, इतिहास और परंपराओं ने भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। विदेश नीति के जो सिद्धांत निर्मित किए गए, उन सिद्धांतों पर भारत की प्राचीन परंपरा का, उसके इतिहास का स्पष्ट प्रभाव है। भौगोलिक स्थितियों ने तो उसे प्रभावित किया ही। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कैसे वैचारिक तत्वों ने भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया वैचारिक तत्वों ने? कि भारत की जो आस्था है वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर है। और जिस समय भारत की विदेश नीति का निर्माण हो रहा था, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और नेहरू पाश्चात्य देशों की उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित थे। साथ ही सोवियत संघ के नेतृत्व में जिस योजनाबद्ध विकास की शुरुआत की जा रही थी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत, उससे भी नेहरू प्रभावित थे। लेकिन नेहरू इन दोनों विचारधाराओं के दोषों से भी अवगत थे। इनमें क्या दोष हैं? अतिशय स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र की, उदारवादी लोकतंत्र की खासियत थी, उसके कारण समाज में एक बड़ा वर्ग अन्याय से पीड़ित हो रहा था, शोषण का शिकार हो रहा था। दूसरी तरफ जो सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था थी, वहां पर योजनाबद्ध विकास होने के कारण आर्थिक जरूरतें तो आसानी से पूरी हो पा रही थीं, लेकिन लोगों को वैसी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी, खासतौर से वैचारिक स्वतंत्रता जो उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में प्राप्त होती है। तो इन दोनों विचारधाराओं के अवगुणों से परिचित थे नेहरू, और इसीलिए वो इन विचारधाराओं के गुणों को ग्रहण कर एक समन्वित नीति अपनाना चाहते थे। नेहरू पर ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हेराल्ड लास्की की विचारधारा का प्रभाव था, और लास्की स्वयं उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों के समन्वित रूप में विश्वास रखते थे। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति भी उदारवाद और मार्क्सवाद के समन्वय का परिणाम थी। तो भारत ने जिस लोकतांत्रिक विचारधारा को अपनाया, लोकतंत्र की शांति की नीति को अपनाया, वो उसकी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से दूर रहते हुए देश का शांतिपूर्ण परिस्थितियों में आर्थिक विकास करने का लक्ष्य रखती है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ साथ भारतीय दर्शन में जो मानववादी विचारधारा निहित है, जो सार्वभौमिक बंधुत्व की विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, धरती के सभी प्राणियों, सभी मानवों के साथ भारतीयों की बंधुता हो, सभी एक ही व्यापक वैश्विक परिवार का अंग हैं, आपस में भ्रातृत्व का विकास हो सभी मनुष्यों में, इस भाव के साथ भी भारतीय विदेश नीति को गढ़ा गया। और उसके जो सिद्धांत हैं उसमें ये बंधुता की विचारधारा, विश्व बंधुत्व का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह से वैचारिक तत्व ने या विभिन्न विचारधाराओं ने अपने सकारात्मक रूप में भारतीय विदेश नीति को
बहुत हद तक प्रभावित किया है। वैचारिक तत्वों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारतीय विदेश नीति को अंजाम दिया। देश की आंतरिक परिस्थितियां तो जैसी थीं उसके अनुरूप विदेश नीति का निर्धारण किया ही गया। साथ साथ उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश और दुनिया की जो स्थितियां थीं, उन स्थितियों ने भी व्यापक प्रभाव डाला भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं पर। आप जान चुके हैं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय जस्ट पहले ही दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में और भारत आजाद हुआ 1947 में। इस विश्व युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि इस युद्ध में इतनी ज्यादा जन और धन की हानि उठानी पड़ी कि जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र थे, ये राष्ट्र अब प्रथम श्रेणी के राष्ट्र न रहकर द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए। इन्हें इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि विश्व युद्ध में इनको विजय हासिल हुई थी धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट में, जर्मनी और जापान के विरुद्ध, लेकिन विजयी होने के बावजूद इनका इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि अब इनमें पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी, और ये भी ताकत नहीं रह गई थी कि वो अपने उपनिवेशों को संभाल सके। लिहाजा ब्रिटेन जैसे राष्ट्र ने, जिसने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, वो अब इस स्थिति में नहीं था कि भारत को अपना उपनिवेश बनाए रख पाता। तो इस स्थिति ने भी भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं को प्रभावित किया, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, और इन परिस्थितियों के चलते भारत 1947 में आजाद हो सका। ब्रिटेन के सामने भारत को स्वतंत्र करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे राष्ट्र ब्रिटेन पर दबाव भी डाल रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। अमेरिका और सोवियत संघ जैसी जो महाशक्तियां थीं, इनका उदय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों में शुमार नहीं थे। बड़ी शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन जैसे राष्ट्र थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इनको इतनी हानि उठानी पड़ी कि इनकी शक्ति क्षीण हो गई। आर्थिक रूप से भी, सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी ये बहुत कमजोर हो गए। लिहाजा अमेरिका, जो आर्थिक रूप से एक संपन्न देश के रूप में उभर रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे कम दुष्प्रभाव अमेरिका को झेलना पड़ा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में हम नया परिदृश्य देखते हैं, और वो परिदृश्य है अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों का उदय। इन महाशक्तियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए क्या किया? परमाणु विस्फोट किए, और परमाणु विस्फोट के माध्यम से दुनिया को ये दिखा दिया कि उनके पास परमाणु बम बनाने की ताकत है। यानी सैनिक दृष्टि से ये सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे, और दुनिया में इन्होंने अपने आप को इसी रूप में प्रस्तुत किया। ये जो दोनों बड़े राष्ट्र थे, महाशक्तियां थीं, ये अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। सोवियत संघ और उसके समर्थक देश साम्यवाद के प्रसार में लगे हुए थे कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में सरकारों का गठन साम्यवादी विचारधारा के आधार पर हो, समाजवादी विचारधारा के आधार पर हो। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र ये चाहते थे कि
पूंजीवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद दुनिया में प्रसारित हो और रूस के नेतृत्व में समाजवाद जिस तरह से प्रसार प्राप्त कर रहा है, उसके प्रसार को रोका जाए। इस कोशिश में दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक नए तरह के युद्ध का प्रारंभ हुआ, जिसको शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध प्रचार युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के प्रभाव को प्रचार तंत्र के माध्यम से, गुटबंदी के माध्यम से रोकने की कोशिश की। ये सेनाओं के मध्य आमने सामने का युद्ध नहीं था। तो युद्ध की विधा में भी ये एक नया स्वरूप सामने आया, कोल्ड वॉर जिसको कहा गया। ये कोल्ड वॉर गुटों की राजनीति पर आधारित था। ये जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति दुनिया में विद्यमान थी शीत युद्ध के रूप में और गुटों की राजनीति के रूप में, उससे भारत भी अछूता नहीं रह सका। उसके सामने एक बड़ा प्रश्न था कि वो कैसी नीति का अनुसरण करे। अंतरराष्ट्रीय जगत में विभिन्न राष्ट्रों के साथ उसके संबंध किन नीतियों पर आधारित हों, ये एक समस्या थी भारत के सामने। और बहुत सोच विचार कर नीति निर्माताओं ने गुटों से अलग रहने की नीति यानी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाया। ये तय किया गया कि भारत दुनिया में जो दो गुट मौजूद हैं, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, जो सैनिक गठबंधनों के माध्यम से क्रियाशील हैं, भारत इन सैनिक गठबंधनों में से किसी में शामिल नहीं होगा, किसी भी गुट का अंग नहीं बनेगा। और गुटों से दूर रहते हुए सभी राष्ट्रों, दोनों गुटों के राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा। ऐसी नीति भारत ने क्यों अपनाई? क्योंकि इस नीति को उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल पाया। क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाएगा तो दूसरे गुट का समर्थन खो देगा और भारत को एक नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में आर्थिक सहायता चाहिए थी, तकनीकी सहायता चाहिए थी। ऐसा तभी हो सकता था, तभी उसे सहायता मिल सकती थी जब वो गुट निरपेक्षता की नीति पर चलता और दोनों ही गुट उसे सम्मान प्रदान करते। तो ये एक परिस्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, जिसने भारतीय विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम दूसरी परिस्थिति इस रूप में देखते हैं कि एक नया वैश्विक संगठन दुनिया में सामने आया, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्था स्थापित की गई थी, लेकिन वो संस्था विफल रही और उसकी विफलता का ही परिणाम था कि दुनिया को दूसरा महायुद्ध झेलना पड़ा 1939 में। लिहाजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के राष्ट्रों के द्वारा सोचा गया कि ऐसे विनाशकारी युद्धों से बचने के लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए और इस उपाय के निमित्त ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था की स्थापना की गई और इसे राष्ट्र संघ के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर तैयार किया गया, जिसमें सामूहिक सुरक्षा और विश्व शांति का संकल्प विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा लिया गया। भारत ने भी इस संस्था की सदस्यता प्राप्त की और भारत की खासियत यह है कि ये इस संस्था के प्राथमिक सदस्यों में से एक है। 1945 में भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन परतंत्र भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की
वो उसका सदस्य बना, उसने उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों पर इन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव पूरी तरह देखा जा सकता है। अब जो मौजूदा दौर चल रहा है वो शीत युद्धोत्तर काल कहलाता है, यानी शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 1990 के दशक में सोवियत संघ के पराभव के बाद ये मान लिया गया कि जो दो गुटों के मध्य वैचारिक संघर्ष चल रहा था, पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य, उस वैचारिक संघर्ष में साम्यवाद एक तरह से पराजित हुआ है और अमेरिका के नेतृत्व में उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र विजयी हुआ है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस समय जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सामने आई है, उसमें अमेरिका और पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला है। सभी राष्ट्र उदारवादी नीतियों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं, या यूं कहें कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इवन चाइना जैसा साम्यवादी देश भी उदारवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा है और उसका अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण अंग बन रहा है। तो इस बाजार अर्थव्यवस्था ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार बन चुकी है, उसने समसामयिक भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया है और इसके प्रभाव स्वरूप ही भारत ने भी उदारीकरण की नीति अपनाई है, निजीकरण की नीति अपनाई है। पहले भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें कुछ उद्योग निजी हाथों में थे तो कुछ सरकार के हाथों में भी थे। जो आधारभूत उद्योग थे उनका संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन 1990 के दशक के बाद, सोवियत संघ के पराभव के बाद, भारत ने भी अपनी नीति में परिवर्तन किया और अब हम उदारीकरण की नीति पर चल रहे हैं। तो ये नीति भारत ने क्यों अपनाई, भारतीय विदेश नीति का अंग क्यों बनी? क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब द्विध्रुवीय विश्व के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो चुका है। अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया है। हालांकि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस बात का संकेत भी दे रही हैं कि बहुत सारे शक्ति के नए ध्रुव भी दुनिया में उभर रहे हैं। जर्मनी, जापान, ब्राजील और स्वयं भारत भी। तो इन परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति नए सिरे से परिभाषित की जा रही है, नए सिरे से उसका संचालन किया जा रहा है और जिसका लक्ष्य ये है कि भारत भी एक महाशक्ति का दर्जा हासिल कर सके, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सके, सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों ही दृष्टियों से। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति पर मौलिक रूप से नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव रहा है, क्योंकि नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना गहरा था कि आंतरिक और विदेश नीति उनके व्यक्तित्व की इस प्रभाव से बची नहीं रह सकी और ये प्रभाव अनवरत रूप से आजादी के 5 दशकों तक बना रहा। माइकल प्रेशर ने लिखा नेहरू के विषय में कि 20वीं शताब्दी में बहुत थोड़े से राजनेता ऐसे होंगे जो जवाहरलाल नेहरू की ऊंचाई तक पहुंच सके होंगे।
नेहरू भारत में युग परिवर्तन के प्रमुख व्यक्ति थे, जिनकी तुलना रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेनिन सोवियत नेता और माओ त्से तुंग चीन के नेता, उनसे की जा सकती है। प्रेशर लिखते हैं कि नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर एक ऐसी विदेश नीति का निर्माण किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय नीति बनी। नेहरू कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब विदेश नीति का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा था, जो सिद्धांत सामने रखे गए, जो विचार सामने रखे गए, उन विचारों और उन सिद्धांतों पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनी और देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन सब ने उनकी नीतियों की सराहना की। एन.जी. रंगा ने भी लिखा कि ये भारत का सौभाग्य था कि उसने एक ऐसी विदेश नीति को अपनाया जिसके संबंध में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एकमत थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पंचशील का उपागम सभी देशों को, समस्त देश को स्वीकार्य था। शीत युद्ध के संदर्भ में शक्ति गुटों से दूर रहने की जो गुट निरपेक्षता की नीति भारत के द्वारा दी गई, वो देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे विकासशील देशों के लिए अनुकरणीय बनी और इसी नीति के आधार पर दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको अंजाम देने में पंडित नेहरू के साथ साथ मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो का बड़ा योगदान था। नेहरू, नासिर और टीटो की तिकड़ी ने दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। हालांकि ये नीति शीत युद्ध के दौर में अपनाई गई थी और अब जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, तब कई बार गुट निरपेक्षता की नीति और गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर उंगली उठाई जाती है, प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि जब गुट ही नहीं तो फिर गुट निरपेक्षता कैसी। लेकिन भारत ने इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है, वो इस रूप में कि विकासशील राष्ट्रों की जो भी समस्याएं हैं या जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या, आतंक की समस्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों को इन समस्याओं की तरफ फोकस करना चाहिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। आर्थिक विकास की समस्या विकासशील राष्ट्रों के समक्ष है। इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, कैसे न्यायपूर्ण संबंधों पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों को। और ये कहकर इस आंदोलन की प्रासंगिकता, इस नीति की प्रासंगिकता बताई जाती है। तो ये था भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। बहुत सारे तत्वों ने भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया और समसामयिक दौर में विदेश नीति में हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, उन परिवर्तनों पर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब का असर देखने को मिल रहा है। समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति क्या है, किन तत्वों से प्रभावित है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है
कि 21वीं शताब्दी में या समसामयिक दौर में भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों, उसकी विदेश नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। ये जो तत्व आपने देखे, ये प्रारंभिक दौर में जब भारतीय विदेश नीति का निर्धारण किया जा रहा था, उस वक्त जिन तत्वों ने प्रभावित किया था, वो ये तत्व है। स्पष्ट हुआ आपको ये?